तो गढ़ की लड़ाई की हर एक अपडेट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल रात 10:30 बजे पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अराजकता का आरोप लगाया है। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में अराजकता का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से अब मिलेगा 10:30 बजे। इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से अब समाजवादी पार्टी पर खतौली, मैनपुरी, रामपुर में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया गया और इसी सिलसिले में 10:30 बजे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। तो खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 बजे तक 6.9% मतदान हुआ है। मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी उपचुनाव में 9 बजे तक 7.08% मतदान हुआ है। रामपुर उपचुनाव में 9 बजे तक 3.97% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक के ये आंकड़े थे। रामपुर, मैनपुरी और खतौली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। 10 बज चुके हैं, मतदान को 3 घंटे बीत चुके हैं। 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो आपको बता दें, मैनपुरी में लगभग 7% अब तक मतदान हुआ है 9 बजे तक। अगर बात की जाए रामपुर में 3.97% मतदान हुआ है। खतौली की बात की जाए तो खतौली में 9 बजे तक 6.9% मतदान हुआ है। तो मतदान का प्रतिशत काफी धीमा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आम चुनाव की बात की जाए तो उस तरह का मतदान प्रतिशत नहीं देखने को मिल रहा है जो आम चुनाव में होता है। उपचुनाव में हालांकि वैसे भी मतदान का जो प्रतिशत होता है वो आम चुनाव के मुकाबले काफी कम रहता है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकले। लोगों से जो वोट की अपील की गई थी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, वो अपील कहीं ना कहीं कारगर नजर आ रही है। तो लगातार देखिए मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये मैनपुरी की तस्वीरें हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाह के मतदान करने से पहले उन्होंने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है और उसके बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो लगातार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। चुनाव पर चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए इसी पर चर्चा करने के लिए। एनके सिंह जी, जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने गढ़ को बचाने की कोशिश की गई, उस गढ़ को बीजेपी अब ध्वस्त करने के लिए भी पूरी जोर आजमाइश में इस बार दिखाई दी। लेकिन इस चुनाव की बात करें, रामपुर उपचुनाव की बात करें, मैनपुरी उपचुनाव की बात करें और खतौली उपचुनाव की बात करें, तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है? वापस आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं? जनता नीर क्षीर विवेक से એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, मीडिया से रूबरू हो रहे थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रघुराज शाह की, जो कि मैनपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे थे जसवंत नगर में। उन्होंने अपने जो पूर्वज हैं उनको उन्होंने नमन किया और उसके बाद मतदान करने के लिए वो पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचे। और इसी तरह की तस्वीरें सुबह से हम देख रहे हैं। तमाम दिग्गजों की साख भी इस बार दांव पर है। मतदान करने के लिए सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। इस चुनाव पर चर्चा करने के लिए भी लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और स्टूडियो से उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एनके सर, आपके पास आएंगे। ये चुनाव महत्वपूर्ण भी है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो पहले तो समाजवादी पार्टी का ये वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई गई, सम्मेलन किए गए, पसमानदा सम्मेलन की बात की जाए तो ये वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवाद से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, इस वजह से नहीं, क्योंकि ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में ये कंसिडरेशंस नहीं होते। उपचुनाव में सरकारें नहीं बना करती हैं। उपचुनाव में एक विधायक या एक सांसद चुना जाता है, लिहाजा वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
उसमें पर्सनालिटी कैसी है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, पार्टी की पॉलिसी, बड़े नेता का आना, ये बहुत मैटर करता नहीं उपचुनाव में। और आप जानते हैं कि 5 राज्यों के 7 जगह पे ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें 1 लोकसभा है जो कि यूपी में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या मुलायम सिंह के जाने के बाद, विदा होने के बाद दुनिया से, उनका जो एक वो होता है, सिंपैथी वोट होता है, वो इनकी बहू को मिलेगा। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। जहां तक अभी मोदी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि नील क्षीर विवेक जनता में आ गया है। और ये बात सच है कि वो जनता जो दिल्ली में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह चुनती है, वही लोकसभा में सातों की सातों सीटें बीजेपी को दे देती है। तो नील क्षीर विवेक जनता में आ गया है, ये हो गया है। अब ये है कि क्या वो विकास की तरफ जाती है, विकास के फैक्टर्स को लेती है, या उपचुनाव में इंडिविजुअल लीडर्स को वर्चस्व देती है। जहां तक मेरा अनुभव है, इंडिविजुअल लीडर काफी मैटर करता है। और ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि इंडिविजुअल लीडर क्या वो बाहर से अखिलेश यादव की पत्नी अगर लड़ रही है तो उनको वो अपना लीडर एक्सेप्ट करता है, या वो मुलायम सिंह के साथ वो चीजें चली गई हैं और ये भी अब उसी फुटिंग पे खड़ी हैं जिसपे साके खड़े हैं। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि बीजेपी का कैडर, बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी मोदी की वजह से ये अनपैरेलल है पूरे देश में। तो इसके बरक्स क्या मुलायम सिंह इसको न रहने पे मुलायम सिंह के प्रति जो संवेदना है वो कायम रहेगी और वो इसको काउंटर कर सकती है मोदी जी के वर्चस्व को या गवर्नेंस को। तो ये मुझे लगता है कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जो देखना होगा। जी, लगातार मेगा कवरेज हमारी जारी है गढ़ की लड़ाई को लेकर, और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हमारे साथ कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त मतदान जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, कैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, पत्रकारों से बातचीत की। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और रघुराज शाह की भी मतदान केंद्र पहुंचे थे मतदान करने के लिए। और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम यादव भी आज सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। मदन भैया जो कि खतौली से आरएलडी के उम्मीदवार हैं, वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। अंशुल यादव भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। रघुराज शाह की ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे जो दिग्गजों की हैं। काफी दिग्गजों की आज साख भी दांव पर लगी हुई है। तो खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक करीब 6.9% मतदान हुआ है। मैनपुरी उपचुनाव में बात की जाए तो 9 बजे तक 7.08% मतदान हुआ है और रामपुर उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 3.97% मतदान हुआ है। हमारे साथ मौजूद अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बूथ का जो है वो जायजा लिया। सर क्या कहेंगे आप, जायजा लिया है रामपुर में? देखिए 9 बजे तक लगभग 4% के लोगों पोलिंग हो गई है पूरे जो विधानसभा उपनिर्वाचन हो रहा है यहाँ पे उसमें, और लगातार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अब आप देख रहे हैं मौसम थोड़ा खुला है, मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। तो सारी जगह पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और जो सीएपीएफ की टुकड़ियां वो लगाई गई हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत भी क्षेत्र में कि ताकि कहीं पे कोई माहौल ना बिगड़ पाए, उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रामपुर से सैयद नाज़ीर, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। खतौली से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल सैफई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। तमाम आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने बूथवार जो है बहुत सारे अपडेट्स डाल रखे हैं कि यहां पर ईवीएम बंद हो गई है, यहां पर रोका जा रहा है मतदान करने से। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सत्यता है उसमें और रामपुर में इस वक्त क्या नजारा है?
देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो रामपुर में जो चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और वोटिंग जारी है। हालांकि देखिए, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफी कम है। हालांकि कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला, जब आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो धरने पर बैठ गए एसपी आवास के सामने और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के कार्यकर्ताओं को और उनके जो मतदाता हैं उनको परेशान करने का काम कर रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव जब से शुरू हुआ सपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है और सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाती है, सपा पर भी ये आरोप पहले से लग चुके हैं। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार रामपुर की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। ऐसा मुकाबला रामपुर में देखने को नहीं मिला था जहां पर आजम खां, चूंकि आजम खां का ये गढ़ माना जाता है और आजम खां इस चुनाव में काफी कमजोर दिख रहे हैं। कई बार वो भावुक होकर उन्होंने अपने वोटरों से अपील की, उनके साथ के तमाम जो उनके बेहद करीबी थे उनका साथ छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। नावेद मियां जो कि यहाँ के नवाब हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया। तो ये तमाम ऐसे समीकरण है जिनको देखने के बाद ये लग रहा है कि रामपुर की जो हवा है वो थोड़ी सी बदल चुकी, क्योंकि पहले हम लोग चुनाव में आते थे तो यहाँ पर एक तरफा हवा चलती थी। आजम खां के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नाम नहीं होता था। पिछले चुनाव की बात करें तो 45,000 के मतों से वो चुनाव जीते थे 22 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखिए, इस बार जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं और जहां तक आरोपों का सवाल है तो न सिर्फ रामपुर बल्कि हर जगह समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है सरकार पर। हालांकि सरकार और प्रशासन का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो आरोप है वो गलत है। देखिए, इस वक्त मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदमी है मेरे साथ, मैं उनसे भी जानूंगा, चूंकि नावेद मियां जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। नावेद साहब, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको इसलिए बोल रहा हूं कि कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी थे 22 के चुनाव में, आपने भाजपा को समर्थन दे दिया। क्या फिजा बदल रही है क्या रामपुर? दूसरी बार जी, लोकसभा उपचुनाव में भी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा। मैं सच के साथ हूँ, सच्चे इंसान के साथ हूँ। जो देता आगे मैं उसके साथ हूँ। आजम खां के धुर विरोधी माने जाते हैं आप, और कहा जाता है कि जी उनके विरोध में यहाँ झंडा बुलंद किया गया तो आपकी तरफ से, तो क्या वो सिर्फ विरोध की वजह से आपने भाजपा को समर्थन? नहीं, वो एक मुद्दा था, विरोध का था, लेकिन किसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये भी तो देखिए। जो एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, एक राजनीतिक परिवार से रखते हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में, स्टेट की राजनीति में सक्रिय रहे और मैं समझता हूं कि उनमें वो क्षमता है कि वो लोगों की यहाँ भलाई कर सकते हैं। क्या माना जाए कि आजम खां कमजोर हो गए हैं? आप कमजोर और होंगे, अभी तो शुरुआत है। क्या वजह क्या रही? उनकी अपनी वो एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। उसके अपने बेटे ने उसका पॉलिटिकल एम्पायर खत्म कर दिया एक जिद की वजह से। तो जिस मुसीबत में उसका इल्जाम कोई पब्लिक को नहीं सकते। लोगों के लिए नहीं गया जेल, उसकी अपनी बेटी की बेवकूफी की वजह से गया। तो क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? क्या सत्ता रहेगी? आकाश को फतेह मिलेगी। बिल्कुल। आप मतलब आश्वस्त हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संकेत नहीं। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है जहां की आबादी, अगर हम वोटरों की तादाद की बात करें तो 55% से ज्यादा है, और ये कोई धर्म के ऊपर तो चुनाव नहीं हो रहा है। परंपरागत वोटर नहीं माना जाता है मुस्लिम। परंपरा तो बदलती रहती है, वो तो समय के साथ जब परिवर्तन आता है तो उसमें परंपरा भी बदलती है। आजम खां को लेकर लोगों का नजरिया भी कोई यहाँ का रोल मॉडल नहीं है, वो तो बाहर से आया हुआ है, इम्पोर्टेड हुआ है वो नेटवर्क का, वो यहाँ का थोड़ी है। उसका एक ही मुद्दा था, मैं इसलिए तो विरोध करता हूँ, उसका मुद्दा है कि रामपुर की पहचान मिटा दे। वो मैं जब तक जिंदा हूँ वह होने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना नावेद मियां को, जो कि रामपुर के नवाब हैं। हालांकि आजम खां का शुरू से ही ये विरोध करते रहे हैं और इस चुनाव में ही नहीं बल्कि जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तब भी इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था। लेकिन इस चुनाव में ये खुलकर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनके समर्थन में आ गए। हालांकि इनको कांग्रेस ने 6 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया। लेकिन देखा जाए तो अगर हम रामपुर चुनाव की बात करें तो देखिए, आजम के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी इसे एक मौके की तरह देख रही है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान पूरी ताकत लगाई। तमाम मंत्रियों को यहां पर लगाया गया, कई जो बड़े मंत्री थे उन्होंने कैंप किया,
घर घर जाकर चुनाव प्रचार हुआ। और साथ ही में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने यहां पर एक बड़ा पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराया। देखिए बीजेपी को पता है कि जब तक जो बैकवर्ड और दलित जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनके पाले में नहीं आते हैं तब तक यहां पर जीत पाना संभव नहीं है। और इसी फैक्टर को लेकर, इसी समीकरण को लेकर बीजेपी इस चुनाव में आगे बढ़ रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार यहां पर बीजेपी नया इतिहास रचने जा रही है। हालांकि देखिए अविनाश, वापस आएंगे आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार वोटिंग जारी है। रामपुर में भी वोटिंग जारी है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामपुर में वोटिंग हो रही है और इस वक्त मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, चुनाव हमने बहुत देखे हैं लेकिन इस बार जो चुनाव है बेहद दिलचस्प हो गया है, वजह क्या है? देखिए चुनाव दिलचस्प होगा तो आप कोई भी दिलचस्पी रहेगी। और एक चीज, दूसरी क्या चीज है इम्पोर्टेंट कि आज अगर आप देखें तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, रामपुर तो है ही है, रामपुर तो 60% यहाँ मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर जो है वो अब्दुल के वोटों की तिजारत नहीं बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत मुद्दा बना हुआ है। और जब अब्दुल के वोटों की तिजारत मुद्दा नहीं होगी, अब्दुल के वोटों की सियासी और सांप्रदायिक तिजारत मुद्दा नहीं होगी, उसके समावेशी सशक्तिकरण और तरक्की की इबारत मुद्दा होगी, तो निश्चित तौर से वोटरों का मूड और मिजाज भी पॉजिटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। सर, इस चुनाव में देखा गया कि आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेला तो भाजपा ने पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये सिर्फ चुनाव नहीं। देखिए हमारे लिए जो है वो समाज के हर हिस्से, कोई कार्ड और नहीं है, हमारे लिए समाज का हर हिस्सा उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, उसके आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम करते रहे। क्या माना जाए कि भाजपा इतिहास लिखेगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत रही है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।